YouTube वाहिनी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो तत्काल प्राप्त हो सके। हम लोग भाषा विज्ञान पर विस्तार से चर्चा करने के उपरांत जो मुख्य मुख्य विषय भाषा विज्ञान में परीक्षाओं की दृष्टि से चिन्हित किए थे हमने, उनको मैंने प्रस्तुत कर दिया है। उन्हीं में से कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण परिलक्षित होते हैं, उन प्रश्नों को उत्तर सहित और उत्तर की व्याख्या सहित स्पष्ट करने का इस वीडियो में प्रयास किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको वस्तुनिष्ठात्मक ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत उपादेय सिद्ध होगा। तो आज के इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों के ऊपर, जो कि प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं या इनमें वे प्रश्न हैं जो अनेक बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो प्राध्यापक स्तर की परीक्षाएं हों, चाहे वो सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर की परीक्षाएं हों, चाहे वो नेट की परीक्षाएं हों, उनमें ये प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं और आगे पूछने की संभावना बनी रहती है क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप बोर्ड पर देखेंगे जहाँ पर इन प्रश्नों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। ये जो पहला प्रश्न आपके यहाँ जो दिखाई दे रहा है, उस प्रश्न में आप देखेंगे कि मिलान करें, मिलान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें मिलान करें तो ये जो संस्कृत भाषा है श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, तो अरबी भाषाओं को श्लिष्ट योगात्मक भाषा के अंतर्गत, संस्कृत जो है अरबी भाषाओं के को श्लिष्ट योगात्मक भाषा के अंतर्गत माना जाता है और इन भाषाओं में संबंध तत्व को अर्थ तत्व से इस प्रकार संश्लिष्ट किया जाता है कि अर्थ तत्व के अंश में विकृति आ जाती है। तो जैसे हिंदी भाषा है ये श्लिष्ट वियोगात्मक है, तिब्बती भाषा है ये अयोगात्मक अर्थार्थ व्यास प्रदान या निर्वयव होती है, और अयोगात्मक भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्वतंत्र रीति से अलग अलग प्रयुक्त होता है। संथाली भाषा अश्लिष्ट योगात्मक होती है। यदि भाषा में अर्थ तत्व और संबंध तत्व का पारस्परिक योग हो किंतु उसकी स्थिति स्पष्टतः परिलक्षित होती हो तो ऐसी भाषा अश्लिष्ट योगात्मक कहलाती है। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है और इसका उत्तर भी आपके सामने है। दूसरा जो प्रश्न है वो भारोपीय परिवार के अनुसार कौन सी भाषा शतम वर्ग में आती है। तो शतम वर्ग में कौन सी जो है आती है वो है आर्मीनी भाषा। उसमें विकल्प दे रखे होंगे क्योंकि शतम वर्ग में भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी और अल्बीनी, कुछ इसमें पास बताते हैं, बाल्टोस्लाविक को भी अलग अलग करके बताते हैं। तो ये चार जो है भाषाएं शतम वर्ग में हैं और केंटुम वर्ग में ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी। तो ये जो है आपके दो वर्ग थे। तो शतम वर्ग की भाषा जो है आर्मीनी है। तीसरा जो प्रश्न है वो है ग्रिम नियमानुसार ग द ब ध्वनियों का परिवर्तन क्रम क्या है। तो आप देखेंगे क्योंकि ग्रिम के अनुसार ध, घ और भ ये सघोष महाप्राण हैं, तो ये ग द ब सघोष अल्प प्राण में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही ग द ब सघोष अल्प प्राण हैं जो कि अघोष अल्प प्राण के रूप में क त प में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही क त प अघोष अल्प प्राण हैं जो कि ख थ फ अघोष महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तित हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है चीनी भाषा किस प्रकार की भाषा है। तो ये स्पष्ट रूप से ही है कि ये भाषा जो है अयोगात्मक भाषा है क्योंकि अयोगात्मक भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्वतंत्र रीति से अलग अलग प्रयुक्त होता है, उसमें प्रकृति और प्रत्यय का योग नहीं होता है। पांचवा जो प्रश्न है
अरबी भाषा किस भाषा परिवार की है? तो उत्तर है आपका सेमेटिक या सामी परिवार की। सेमेटिक या सामी जो है अफ्रीका में इस परिवार की प्रधान भाषा जो है अरबी है, और यही अल्जीरिया और मोरक्को में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। अगला जो प्रश्न है वो आपका है कि ग्रासमान नियम किससे संबद्ध है? तो ध्वनि तत्व से संबद्ध है। ऐसे शतम वर्ग की कितनी शाखा हैं? तो मैंने आपको भी जस्ट पहले बताई थी कि 5 जो हैं इसमें हैं। अगला आपका प्रश्न है शतम वर्ग में स्वीकृत भाषा है? तो संस्कृत, अवेस्ता और फारसी। क्योंकि ध्वनि विषयक साम्य वैषम्य के आधार पर भारोपीय परिवार को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिन्हें हम शतम या केंटुम वर्ग कहते हैं। शतम वर्ग में आने वाली भारत ईरानी भाषाओं के अंतर्गत ही अवेस्ता, फारसी, संस्कृत, हिंदी, रूसी आदि की गणना की जाती है। 9वां जो प्रश्न है वो है समीकरण किसकी दिशा है? तो समीकरण जो है वो ध्वनि परिवर्तन की दिशा है। ऐसे आपका जो है 10वां प्रश्न हिब्रू भाषा किस भाषा परिवार की है? तो सामी परिवार की ये हिब्रू भाषा जो है वो है। क्योंकि अफ्रीका खंड के जो 5 भाषा परिवारों में ये एक है, और सेमेटिक या सामी परिवार इसी परिवार में हिब्रू भाषा आती है, जो कि मोरक्को से स्वेज नहर तक बोली जाती है। अगला जो प्रश्न है संस्कृत भाषा का यूरोपीय भाषाओं के साथ संबंध को सर्वप्रथम किसने उद्घाटित किया? तो सर विलियम जोन्स ने इसको सबसे पहले उद्घाटित किया। बांटू परिवार किस खंड का भाषा परिवार है? तो बांटू जो है आपका अफ्रीका खंड परिवार की भाषा है। ग्रीक भाषा किस परिवार की है? तो भारोपीय परिवार की जो है ग्रीक भाषा है। ऐसे ही जो है क्योंकि भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाओं में आपने देखा होगा कि ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। तो ये जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। ये जो 14वां प्रश्न है अश्व शब्द अवेस्ता भाषा में किस रूप में मिलता है? तो अस्पो के रूप में ये भाषा में अवेस्ता में अश्व शब्द मिलता है। 15वां प्रश्न है अंग्रेजी भाषा का संबंध किस भाषा की शाखा से है? तो जर्मनिक शाखा से है। क्योंकि ग्रीक भाषा भारोपीय परिवार की जो ट्यूटोनिक शाखा एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका दूसरा नाम जर्मनिक शाखा है। अंग्रेजी इसी शाखा की भाषा है कि आपके ट्यूटोनिक शाखा जो है भारोपीय परिवार की है, और इसी शाखा की अंग्रेजी भाषा है। अगला जो है कौन सी भाषा शतम वर्ग की नहीं है? तो वो आप बताइए देंगे ग्रीक भाषा। इस वर्ग ग्रीक भाषा जो है शतम वर्ग की भाषा नहीं है, क्योंकि केंटुम वर्ग के अंतर्गत जो है ग्रीक भाषा इसमें आती है। 7वां प्रश्न है पठति यह क्रियापद किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है? तो यह अश्लिष्ट योगात्मक भाषा का ये जो है उदाहरण है। शतम अश्लिष्ट ये जो अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में क्या होता है, संबंध तत्व या अर्थ तत्व से जुड़ा होता है। तो मिले हुए होने के बाद भी दोनों तिल और तंडुलवत स्पष्ट होते हैं। जिस तिल मतलब चावल और तिल दोनों अगर हम मिक्स करेंगे तो दोनों को अगर हम अलग अलग मिक्स करने के बाद भी दोनों जो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व और अर्थ तत्व इसी प्रकार से होते हैं, तिल और तंडुलवत। तो इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। 18वां जो है प्रश्न है शतम शब्द के लिए केंटुम शब्द किस भाषा में मिलता है? तो लैटिन भाषा में मिलता है। सिंधी भाषा का विकास किस प्राकृत भाषा से हुआ है? तो इसका उत्तर है पैशाची प्राकृत भाषा से। पैशाची भाषा का कोई साहित्य नहीं मिलता है। गुणाढ़ ने बढ़ कहा अवश्य लिखी थी, किंतु वह भी मूल रूप में आज उपलब्ध नहीं है। उसके 2 संस्कृत रूपांतर अवश्य मिलते हैं।
तो पैशाची भाषा का इस प्रकार पृथक से कोई साहित्य नहीं मिलता है। सिंधी भाषा किसका विकास किस प्राकृत भाषा से हुआ है? तो पैशाची प्राकृत भाषा से इसका विकास हुआ है। ऐसे ही ग्रीम नियम के अनुसार क त प ध्वनियाँ जर्मन भाषा में किन ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है? मैंने अभी स्पष्ट किया था ख थ फ में। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्धस्वर कौन सा है? तो इसमें य, क्योंकि य तथा व ये दोनों ही भाषा विज्ञान के अनुसार अर्धस्वर हैं, य और व। इसमें मुख द्वार बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वर की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अर्धस्वर कहलाती है। ये जो आपका 22वां प्रश्न है वो है भाषा विज्ञान की दृष्टि से संघर्षित ध्वनि कौन सी है? तो उसका उत्तर है श। संघर्षी व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार के अत्यधिक संकुचित हो जाने पर हवा घर्षण करती हुई और शीतकार की ध्वनि के साथ निकलती है। श संघर्षित ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रश्न है वो है भाषा विज्ञान की दृष्टि से संघर्षित ध्वनि कौन सी है? तो श आपने लिख ही दिया। अगला है वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षण है। प्रकृति प्रत्यय पार्थक्य, वियोगात्मक भाषा में प्रकृति प्रत्यय का पार्थक्य होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। और कौन सी भाषा केंटुम वर्ग से संबद्ध है? तो इटालिक भाषा केंटुम वर्ग से संबद्ध है। इसी प्रकार से 25वां जो प्रश्न है वो है धा धातु से दधाति यह रूप किस भाषा वैज्ञानिक के नियम के अनुसार प्रतिपादित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ग्रासमैन नियम के द्वारा। तो ग्रासमैन ने ये कहा है कि दो सन्निकट महाप्राण ध्वनियाँ साथ नहीं रह सकती, उनमें प्रथम ध्वनि अल्प प्राण हो जाती है, जैसे धा धातु से दधाति होना चाहिए लेकिन दधाति रूप बनेगा। तो ये जो नियम है ये ग्रासमैन नियम के अनुसार हुआ है। उसके बाद में तुलनात्मक भाषा शास्त्र के अध्ययन के आरंभिक काल में किन भाषाओं के मध्य ध्वनि साम्य का प्रत्यक्षीकरण किया गया है? संस्कृत लैटिन के मध्य। अगला प्रश्न है ध्वनि नियमों में द्वितीय नियम कौन सा है? तो ग्रासमान नियम द्वितीय नियम है। पहला नियम जो है ग्रिम नियम है, दूसरा आपका ग्रासमान नियम है। 27वां प्रश्न है ग्रासमान नियम का हो गया। 28वां प्रश्न आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है, तो इसका उत्तर है तमिल भाषा जो है आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्धस्वर है व। ये प्रश्न हमने पहले भी जो है देख लिया है, क्योंकि पहले यह पूछा था, इस बार वह पूछ लिया है। तो भाषा विज्ञान में बलाघात के भेद हैं। तो भाषा विज्ञान में बलाघात के 4 भेद हैं: ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। अर्थबोध के प्रमुख साधन कितने हैं? तो अर्थबोध के जो है साधन जो हैं 9 साधन हैं: व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवृति, प्रसिद्ध पद का सानिध्य और बलाघात। ये मैंने अर्थ परिवर्तन के नियमों में बातें बताई हैं, मेरे वीडियो में आप विस्तार से वहाँ देख सकते हैं। भाषा परिवर्तन के बाह्य जो कारण हैं वो कितने हैं? तो भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण जो हैं 6 हैं। ये भी मैंने अपने वीडियो में विस्तार से बता दिया है। वैसे सारे प्रश्न आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे, इनके उत्तर आपको वहाँ से आराम से मिल जाएंगे। और न केवल उत्तर मिलेंगे अपितु इनका विस्तार से और भी प्रश्न जो बन सकते हैं उनका विवरण भी आपको वहाँ मिल जाएगा। खैर, भाषा परिवर्तन के जो बाह्य कारण हैं वो 6 हैं। तो 6 में आपका कारण होता है भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक, वैयक्तिक और साहित्यिक। अर्थ उसके बाद में जो है
केंटुम वर्ग की भाषा है तो लैटिन भाषा है। संस्कृत भाषा के घ ध भ वर्ण जर्मनिक भाषा में होते हैं, ग द ब, ठीक है। अयोगात्मक भाषाओं में नहीं होते हैं, उपसर्ग अयोगात्मक भाषाओं में नहीं होते हैं। संस्कृत भाषा के शतम को गाथिक भाषा में हुंद होता है। यह मत किसका है? तो ये मत है वर्नर का। ध्वनि नियमों में वर्नर नियम सबसे अर्वाचीनतम है। वर्नर के अध्ययन के अनुसार ये निश्चित किया कि ग्रिम नियम स्वराघात पर आधारित था और अपना मत प्रस्तुत किया कि क त प को पूर्ववर्ती स्वर पर बलाघात रहने पर ग्रिम नियम के अनुसार क त प का ख थ भ होता है, परंतु यदि बलाघात पूर्ववर्ती स्वर के बदले परवर्ती स्वर पर हो तो क त प का ग द ब हो जाता है, इसलिए शतम को हुंद कहा जाता है। तो ये जो है, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है। तो अर्थ परिवर्तन के कारणों में अन्यतम है सादृश्य। अर्थ परिवर्तन का विस्तार से आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे इनमें। शतम वर्ग की कितनी शाखाएं हैं? 4 या 5। ऐसे ही जो है, जैसे मान लो शतम वर्ग में प्रमुखतः 4 शाखाओं की गणना होती है। कुछ लोग बाल्य स्लाविक को भी अलग करके, हाँ, बाल्टो जो स्लाविक है उसको अलग अलग करके इनकी संख्या 5 भी बताते हैं। तो दोनों सही हैं, 4 भी सही है और 5 भी सही है। वर्ग के प्रथम वर्ण का परिवर्तन केवल असंयुक्त ध्वनियों में ही होता है, संयुक्त ध्वनियों में नहीं। यह अपवाद नियम ग्रिम महोदय ने दिया था। पारिवारिक वर्गीकरण के प्रमुख भेद जो हैं 18 हैं, जो आपको विस्तार से मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। भारोपीय परिवार में भारत ईरानी किस वर्ग में है? तो शतम वर्ग में है। भाषा उत्पत्ति सिद्धांतों में संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक जो है जो रेवेज हैं। अश्लिष्ट योगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है तुर्की। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं 3: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। संस्कृत भाषा किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। तो इस प्रकार साथियों आपने देखा कि ये जो भाषा विज्ञान से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को आपने विस्तार से देखा। और इन प्रश्नों के उत्तर की दृष्टि से भी मैंने उत्तर को कि यही उत्तर ठीक क्यों है, ये भी मैंने आपको विस्तार से बताया है। आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि इतना परिश्रम के साथ आपके लिए वीडियो जो है लेकर के मैं आता हूँ, आप इसको पूरा देखा करें और अपने कॉपी में नोट्स बनाया करें, ताकि परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार का संशय या किसी प्रकार की डाउट मन में न रहे। आप सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।